हेलो दोस्तों, आप सभी का इल्विशा स्टडी चैनल पे स्वागत है। आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आशा करती हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं 2021 का यूपी टेट का पेपर, जो कि इसमें मैंने सीडीपी और इन्वायरमेंट कवर किया है। आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखिए कैसे आया था, क्योंकि इसके बाद से अभी तक यूपी टेट हुआ नहीं है। 2021 में हुआ था और ये मेरे पेपर हैं और मैंने दिए थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10-15 दिन में ही 115 नंबर मेरे आए थे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोग हताश और निराश हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। आप लोग पेपर देखिए कैसा पेपर आया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आइए फटाफट देख लेते हैं। इसमें ये पहला फ्रंट है जिसमें निर्देश वगैरह दिए होते हैं। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा अपना क्या कैसे। और इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी परेशान रहते हैं, उनको नहीं पता होता है यूपी टेट में सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये ऑप्शनल होते हैं। अगर कोई हिंदी ले लिया, सॉरी अंग्रेजी ले लिया तो उर्दू संस्कृत नहीं लेगा। अगर जो उर्दू ले लिया वो अंग्रेजी और संस्कृत नहीं लेगा, और जो संस्कृत ले लिया वो उर्दू और इंग्लिश नहीं लेगा। और उसके बाद गणित, फिर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और सारे 30-30 नंबर के होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, जो ओबीसी के लिए 82 पासिंग है और जनरल के लिए 90। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन, यूस्सा। यूस्सा में मूल कल्पना, संवेग, चिंतन ये तीनों नहीं होते हैं, ये मूल प्रवृत्ति होती है यूस्सा में। आप लोग पढ़े होंगे ये 14 मूल संवेग, जो कि मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे सटीक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो ये आप लोग बताइए, ये है द्रुतगामी विकास का नियम। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछिएगा। हाँ, और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, एग्जाम में आप लोग नहीं है हाँ को जरूर आप लोग देखिएगा। तो ये है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। बाकी परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। ये सब विकास के सिद्धांत हैं, अनुकूलित वाला नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये हरलॉक ने दिया था। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद आ जाते हैं कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे, तो ये समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। उसके बाद आ जाते हैं किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी थी। तो ये दी थी हर्बर्ट ने। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इनके प्रकारों की चर्चा कैनन और क्रिस्मर दोनों लोगों ने किया है। ये क्वेश्चन विवादित रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो ये बच्चों का भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। उसके बाद आ जाते हैं मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने बताया था। तो ये अभी आप लोगों को मैंने बताया, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने बताया था, तो मैकडूगल ने बताया था। उसके बाद आ जाते हैं किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसने दिया, तो ये डम्बिल का है। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो ये गाल्टन के जुड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S. जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है।
तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जलोटा ने किया है। उसके बाद बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ये आप लोगों को पता ही होगा, स्पीयरमैन ने दिया था। ये 2 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, एक साधारण बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, इस प्रकार के इसके वो बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं। उसके बाद आ जाते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आप लोगों को पता होगा, सीखने में प्रयास व भूल त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं औसत बुद्धि वाले बालक यानी एवरेज वाले बालक, तो ये 90 से 109 के बीच आते हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में कौन तरल क्रिस्टी बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ये कैटल थे। उसके बाद आ जाते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन ये स्किनर ने किया था। उसके बाद ब्लूप्रिंट किस लिए वो किया जाता है, निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये परीक्षण निर्माण के लिए। ब्लूप्रिंट आप लोगों ने बीटीसी या बीएड में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन जो परीक्षण निर्माण होता है उसके लिए तैयार किया जाता है, ये है। फिर विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, प्याजे। उसके बाद आ जाते हैं MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो ये मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम में निम्न में सर्वाधिक आवश्यक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। रुचि भी होना चाहिए, ये भी विवादित रहा है। रुचि और अभिप्रेरणा दोनों है, वैसे विवादित रहा है, दोनों माना जाता है अक्सर। उसके बाद आ जाता है शैशवा काल का समय, ये आ जाता है जन्म से 2 वर्ष तक का। उसके बाद आ जाते हैं कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, ये देखिए इसके 3 क्वेश्चन बने हैं। वहां पे उसने पूछा था मैकडूगल नहीं, मूल प्रवृत्तियां किसने दी? तो वो मैकडूगल दिए। फिर यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्ति है? 14। फिर वहां पे उसने पूछा था यूसा क्या है? तो वो मूल प्रवृत्ति है। एक ही उससे 3 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, पावलॉक का तो सबसे फेमस कुत्ता ही था, ये तो बहुत ही सरल है। उसके बाद मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? तो ये सृजनात्मकता के घटक है, ये सृजनात्मकता के तत्व माने जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा CDP खत्म हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में, यानी पर्यावरण। उसके बाद ये आता है, इसमें पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। उसके बाद इसने पूछा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? तो ये 1973 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो ये MP में स्थित है। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था। उसके बाद जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। उसके बाद कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए? नहीं। चट्टानों की शक्ति मापन? नहीं। इनमें से सभी नहीं। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। उसके बाद आ जाते बायोमैग्निफिकेशन है, तो ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैविक एक होता है, दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। तो ये पूछ रहा है कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो इसमें ये कवक नहीं है। बाकी ये मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन, जिसमें जान मतलब जीव जंतुओं जैसे कि जो सांस ले सके, और ऐसा नहीं जो सजीव वस्तुएं हों वो जैविक होती हैं, जो सजीव वस्तुएं नहीं होती वो अजैविक के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये पश्चिम बंगाल में था। उसके बाद भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है वहाँ पे, इसलिए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1972 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। उसके बाद पूछा गया है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो ये सूर्यताप कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? तो ये यूएसएसआर यानी रूस, रशिया से लिया गया। उसके बाद आ जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती, तो ये पाई जाती शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो नीले ज्वाला से जलने वाला उच्च ऊष्मीयमान, ये असत्य है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये असत्य है, ये स्वच्छ ईंधन नहीं है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछे हैं, तो ये जैविक तथा अजैविक, अभी मैंने बताया ही था। उसके बाद आ जाते हैं मकर रेखा, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। उसके बाद आ जाते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ये 23.5 साउथ हो जाएगा मकर रेखा। इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये 1935 में एजी टांसले जी ने दिया था। उसके बाद है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो ये यहाँ पे मांसाहारी माना गया है, कहीं कहीं जीवाणु भी दिया है, लेकिन ये आयोग ने मांसाहारी माना है, तो हम लोग भी मांसाहारी मान रहे हैं। उसके बाद आ जाता है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबको पता होगा क्षोभ मंडल है। इसकी तो एक ट्रिक भी है, क्षोभा समय से बाहर आई, क्षोभ मंडल समताप मंडल ऐसे करके हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को। उसके बाद आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाले किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, ये हो जाएगी जैविक खेती, सर्वाधिक है। उसके बाद पूछा है अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो ये तो सबको पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका हो जाएगा। उसके बाद फूलों की घाटी, तो सबको ही पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड फूलों के लिए इतना फेमस है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद आ जाते हैं, कोटोपैसी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है एंडीज पर्वत में। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये हो गए हैं पूरे 150। मैंने इस वीडियो में CDP और इन्वायरमेंट कवर किया है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और आप लोग देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आपके एक फीडबैक, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छे और से वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।